Hello my dear students of class 12. Now today I am going to discuss the another very important chapter, Faraday's law of EMI. So in this topic basically we will understand the basic of EMI, that is the basic principle of electromagnetic induction. So if you are new to our JBR channel, then go through my channel properly and subscribe the channel, press the bell icon so that you will get the future notification. So students, let's discuss the another very interesting chapter, that is EMI, that is electromagnetic induction. यहाँ पे हम लोग आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और इसके साथ साथ लेंज लॉ को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फेज क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये सीखें कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, ठीक है, एक मैं कंसेप्ट बताता हूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइंटिस्ट थे कौन? माइकल फैराडे। कौन से थे? माइकल फैराडे। क्लियर? एंड जोसेफ हेनरी। कौन से थे? जोसेफ हेनरी थे। अप्रोक्सीमेटली 1830 के आसपास की बात है। इट मीन 18th सेंचुरी हम बोल सकते हैं, 18th सेंचुरी के आसपास। क्लियर? इन्होंने क्या थिंक किया, माइकल फैराडे ने क्या थिंक किया? माइकल फैराडे का सोचना यह था कि अगर सपोज दैट आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ऑलरेडी, आप इसके बारे में बहुत पहले से फैमिलियर थे, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर आप मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर आप मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकते हो, देन व्हाई द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर? इट मींस अगर हम इससे इस लोकेशन तक, इस पोजीशन तक रीच कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, देन व्हाई द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये वाला पार्ट ट्रू क्यों नहीं था? क्लियर? तो इस पे वर्कआउट किसने किया? इस पे वर्कआउट हमारे साइंटिस्ट, क्लियर, फैराडे ने किया। सबसे ज्यादा रोल किसका था? माइकल फैराडे का। इसीलिए हम इसको सिंपली फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कहते हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक कह सकते हो आप सब टॉपिक, पहले मैं उसको आपको बता देता हूं कि एक्चुअली फ्लक्स क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअली बेटा फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स को समझते हैं, वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसको समझिए जरा। सपोज दैट कि एक आपके पास एक एरिया है, ठीक है, क्या है? एरिया। अब इस एरिया से कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं और ये यहां पे लिंक हो रही है, ठीक है, and these magnetic field of lines passing normally to the surface। किस तरह से फॉल कर रही है? सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास, मान लीजिए कि ये हमारा एक सरफेस है, तो इस सरफेस पे क्या होगा कि ये हमारी 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सप्रेस करती हैं, तो ये इस तरह से इस पे आती हैं, इंटरेक्ट करती हैं और इस पे आके, ठीक है, नॉर्मली फॉल करती हैं। देन दिस फील्ड लाइंस will becomes flux when they attach to this surface। क्लियरली? मतलब अगर ये फील्ड लाइंस फ्लक्स बन जाती हैं जब ये इसके साथ अटैच हो जाती हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आपने फ्लक्स फील किया होगा कि एयर फ्लक्स है। बाई जिस रूम में मैं हूं तो उस रूम में एयर आने के चांस क्या है? पहली चीज कि एरिया ज्यादा हो। अगर एरिया क्या होगा? जितना ज्यादा होगा, मतलब विंडो, डोर्स, ये सब जितने ज्यादा होंगे उतनी क्वांटिटी ऑफ एयर एंटर करेगी।
और ये मैं कहता हूं कि भाई कितना भी आप विंडो और वो सब कुछ भी बनवा लो, डोर्स विंडो कुछ भी बनवा लो, अगर बाहर एयर नहीं चल रही है तो फिर नहीं आएगा, कोई भी एयर क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आएगी। इसका मतलब है कि एयर क्वांटिटी को हम ये कह सकते हैं कि एयर क्वांटिटी ज्यादा होगी अगर एरिया ज्यादा होगा। दूसरी चीज, एयर की क्वांटिटी तब ज्यादा होगी जितना ज्यादा इंटेंस एयर होगा। कहने का सेंस है कि इंटेंस एयर होगा। तो इंटेंस एयर का मतलब क्या, कितनी तेज चल रही है हवा। क्लियर। तो सिमिलरली ये जो फील्ड लाइंस होती है वो फ्लक्स बन जाती हैं, और ये फ्लक्स टू क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे डायरेक्टली, और फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्टली। दो क्वांटिटीज पे। किस पे? एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। भाई मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो इन टू क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और ये हमारा बन जाता है phi इक्वल टू बी ए। क्लियर। देन दिस इज डिफाइंड एज फ्लक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और फ्लक्स आपको भी पता है कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। भाई एक बात बताइए, अगर किसी के साथ लाइन लिंक हो गई तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिंक हो गई। इसका मतलब दैट लाइंस विल बिकम्स फ्लक्स। सो फ्लक्स इज ए टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स का, ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि स्केलर होता है। मतलब है ए और बी के बीच में साइन कौन सा होगा, ठीक है, तो वो cos थीटा के साथ ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब है कुल मिला के बी ए cos थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को हम बी ए cos थीटा लिख सकते हैं। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। क्लियर। सो व्हाट इज फ्लक्स, डिफाइन कर सकते हैं आप, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस व्हिच पासेस नॉर्मली टू द सरफेस। ठीक है, मैं यहां पे इसको लिख दे रहा हूं, देख लीजिए इसको, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which passes normally to the surface, normally to the surface। क्लियर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, किसकी, फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब कोई जरूरी नहीं कि वो नॉर्मली ही फॉल करे, थीटा कुछ भी हो सकता है आपका, थीटा इवन 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्लक्स 0 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, बी ए होगा। कब, जब थीटा कितना है, 0 है, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मैक्सिमम आपका तब होगा जब आपका, ठीक है भाई, ये बी ए लिख सकते हो, कब, जब आपका थीटा कितना हो, 0 कितना हो, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए हम कह सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम। और फ्लक्स 0 कब होगा, फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए मैंने आपको फ्लक्स क्यों बताया, क्योंकि फैराडेज लॉ में आप क्या करेंगे, जब आप फैराडे लॉ को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ्लक्स वहां पे आपका डिफाइन होगा, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। सो आई थिंक कि आपको, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड आपको जो भी फंडा था वो आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और पॉइंट हम बात कर लेते हैं, फ्लक्स की यूनिट। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, यूनिट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, वेबर होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, नो। तो फ्लक्स की यूनिट भी लिख सकते हो, इसके साथ साथ आप फ्लक्स का डायमेंशन भी लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, एरिया वेक्टर का डायमेंशन ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका एप्लीकेबल है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में। तो हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या होता है, ठीक है, और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैराडे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
फैराडे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था उसको समझना है। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया और उस कॉइल को उन्होंने गैलोमीटर के साथ क्या किया, अटैच कर दिया। ठीक है, यहां पे गैलोमीटर की नीडल होगी, वो डिफ्लेक्ट होगी। इसके साथ साथ यहां पे उन्होंने मैग्नेट लिया जिसका ये नॉर्थ पोल है। ठीक, अब हुआ क्या कि उन्होंने इस मैग्नेट को क्या किया, मूव किया इस कॉइल के पास, और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे। पहली चीज कि मैग्नेट की पोजीशन को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। मैग्नेट के बारे में क्या बात करेंगे कि उसकी पोजीशन कैसी है। उसके साथ साथ उन्होंने गैल्वेनोमीटर की करंट को क्या किया, मेजर किया कि एक्चुअली गैल्वेनोमीटर करंट में क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेट किस कंडीशन में है, पहली कंडीशन है इसकी रेस्ट। ठीक, तो यहां पे मैग्नेट की पोजीशन है रेस्ट पे, तो करंट को देखा गया कि करंट जीरो थी। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो कि आपके फैराडे ने ऑब्जर्व किया था। एक बात बताओ, यहां से नॉर्थ से फील्ड ऑफ लाइंस निकलती है, क्लियर। ठीक, ये एक आध फील्ड ऑफ लाइंस कहीं इस कॉइल से लिंक होगी, मतलब एक सिंगल फील्ड ऑफ लाइंस मान लेते हैं इस समय कि ये इस कॉइल से लिंक है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कॉइल से सिंपली एक फील्ड ऑफ लाइंस लिंक है तो कॉइल पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा ना। अब क्या किया, इसी मैग्नेट को उन्होंने मूव किया इस कॉइल के पास, तो इस मैग्नेट को जब उन्होंने मूव किया तो आपको मालूम है बेटा क्या होगा कि इससे ज्यादा फ्लक्स लाइंस लिंक होना चाहिए। क्लियर, मोस्टली फ्लक्स ऑफ लाइंस लिंक होना चाहिए किससे, इस कॉइल के साथ। अगर कॉइल के साथ मोस्टली फ्लक्स लिंक हो जाता है तो क्या होगा, सोचिए, खुद सोचिए कि अगर कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली क्या होगा कि ये कॉइल इस फ्लक्स का अपोज करेगा। ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को, क्या करेगा बेटा, ये कॉइल इस फ्लक्स का अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक रोल प्ले करेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि हम अगर कोई ये कंडीशन मान ले कि हम अगर अपने आप को रेस्ट में मान ले तो हम रेस्ट में कब तक रहेंगे, जब तक हम खुद से ना चलते। तो वही कॉइल क्या करता है, बिहेव करता है, वो खुद रेस्ट में रहना चाहता है जिसकी वजह से इस फ्लक्स का अपोज करता है। अच्छा, खुद सोचिए कि फ्लक्स का अपोज अगर करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, उल्टा फ्लक्स बनाना होगा ना। अगर कोई मेरे पास आ रहा है, जबरदस्ती घुसता आ रहा है, तो क्या करेंगे, अपोज करेंगे ना कि भाई बाहर चलो। तो सिमिलरली ये सिनेरियो सिमिलरली इसके साथ भी फॉलो होगा। क्या होगा, ये कॉइल उल्टा फ्लक्स बनाएगा, और फ्लक्स कब बनता है बेटा, डेफिनेटली फ्लक्स तभी बनता है, ध्यान से सुन लो, फ्लक्स तभी बनता है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स बनेगा। अब जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, सीधी सी बात है, एक कॉइल की बात कर रहे हैं और आप पढ़ चुके हैं V इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N इंटू आई होता है। ध्यान से सुन लीजिए इसको, क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। मतलब अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बनेगा, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स। तो फ्लक्स तभी बना सकता है जब उसमें करंट फ्लो। और बेटा करंट फ्लो होने की शर्त है कि करंट तभी फ्लो हो सकता है जब उसमें ईएमएफ हो। क्या हो, ईएमएफ हो। बात समझ में आ रही है कुछ भाई, क्या मैंने कहा कि ये जब मूव करेंगे तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, ये कॉइल इस फ्लक्स का अपोज करेगा। फ्लक्स के अपोज करने की शर्त क्या है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड बनने की शर्त क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब है कि चार्ज के फ्लो होने से क्या बनता है, करंट, और करंट कब बनता है, जब उसमें कोई सोर्स हो, ईएमएफ हो। इसका मतलब है, कंफर्म है कि यहां पे ईएमएफ इसको जनरेट करना पड़ेगा। सुनिएगा मेरी बात,
अब ये कॉइल क्या करता है बेटा, एक ईएमएफ जनरेट कर लेता है। क्या जनरेट कर लेता है? ईएमएफ। और चूंकि ये ईएमएफ इस कॉइल के आने से हुआ है, ठीक, कॉइल इसके साथ टच नहीं हुआ है, तो उस केस में जो ईएमएफ डेवलप करता है दैट ईएमएफ विल बी डिफाइंड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या नाम है इसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम है। सुनिएगा ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है बेटा? ईएमएफ कैसा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा कि एक करंट फ्लो होगी, ऑब्वियसली एक करंट फ्लो होगी। और करंट कैसी होगी? तो आप बोलेंगे सर इंड्यूस्ड करंट होगी। कैसी करंट होगी? एक इंड्यूस्ड करंट होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस से करंट इसमें इंड्यूस होगी। भाई करंट बेटा, जब करंट फ्लो होगा तभी तो फ्लक्स बनेगा। मेरा कहने का ये मतलब है भाई, करंट फ्लो होगा, एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तभी तो फ्लक्स बनेगा। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा कि उल्टा ये क्या करता है? फ्लक्स जनरेट करता है, उल्टा फ्लक्स जनरेट करता है। उस केस में ये अपने अंदर क्या करता है? एक करंट को फ्लो कर देता है, और करंट को फ्लो करने बाई करंट, ऑब्वियसली करंट अगर फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, इसका मतलब है जब करंट को हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, क्या करते हैं? मूव फॉरवर्ड, तो उसमें क्या होता है? एक करंट डेवलप हो जाती है जिसको हमने कहा वो आई करंट है। डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड में, मतलब ये निडल अगर यहां पे है तो ये निडल यहां पे आ जाएगी, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड में होगा। ठीक, और ये डायरेक्शन कैसा है भाई? ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे कौन सा पोल आ रहा है? नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये फ्लक्स उल्टा बनाएगा। फ्लक्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, अपने राइट हैंड को कर्ल करिए, करंट के डायरेक्शन में, करंट आपकी इसमें ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या करना है? अपने फिंगर को कर्ल करना है, फ्लक्स बाहर बनेगा। मतलब थंब को क्या करना है? बाहर बनाना है। ठीक है, बाहर दिखाना है थंब को, तो वही थंब फ्लक्स को बताएगा, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? ये तो आप ऑलरेडी रूल पढ़ चुके हैं। इफ वी कर्ल द फिंगर देन आवर थंब रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि भाई एंटी क्लॉकवाइज से कौन सा पोल बनता है? तो एंटी क्लॉकवाइज आपको मालूम होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये सिंबल होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या होगा बेटा? नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर? और क्लॉकवाइज की वजह से क्या होगा? साउथ पोल बनेगा। इसकी वजह से क्या बनता है? साउथ पोल बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको समझिए आप। चलिए मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दूंगा। अब बेटा मैग्नेट को मैंने लाके यहाँ पे रेस्ट पे कर दिया, ये पोजीशन लाया, रेस्ट पे छोड़ दिया, तो मैग्नेट रेस्ट पे, तो देखा कि करंट की वैल्यू अगेन कितनी हो गई? 0 हो गई। अब फिर से सुनिए, अब मैं इसको मैग्नेट को बैक साइड में पीछे की तरफ फिर से लेके शिफ्ट कर गया, ये मैं शिफ्ट कर गया। एक बात बताओ, अगर मैं इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा? जो भी फ्लक्स लाइंस यहां पे लिंक हो रहा था वो कम होना स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली कम होना स्टार्ट होगा। अब ये अगर फ्लक्स लाइंस कम होगा तो क्या होगा कि ये कॉइल अपोज करेगा कि भैया फ्लक्स कम ना हो, फ्लक्स ना कम हो। अगर फ्लक्स कम नहीं होने देना है तो वो क्या करेगा? उल्टा फ्लक्स बनाएगा। कोई बात समझ में आ रही है? क्या करेगा? उल्टा फ्लक्स बनाएगा। और उल्टा फ्लक्स बनाने के लिए करंट को कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा करंट फ्लो कराएगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। इसका मतलब है कि अगर हमने मैग्नेट को क्या किया? मूव बैकवर्ड किया। ठीक है, मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, यहां पे करंट नेगेटिव आई, देखा, डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉक हो गया। कैसा आया भाई? डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉक हुआ और हमारा करंट नेगेटिव हो गया। फिर से मैं ले जाके यहां पे रेस्ट पे, तो देखा करंट अगेन कितनी हो गई? 0। अब सोच रहे होंगे सर वापस ले गए तो यहां पे करंट अपोजिट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो फ्लक्स एक बार कोई चीज मोशन में आ जाती है तो मोशन में रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? ये कॉइल चाहता है कि फ्लक्स उसके साथ लिंक हो, तो वो उल्टा फ्लक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ये करंट बन गई कितनी? स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो 0, फिर देखा जब मूव करता है तो आई, अगर फिर रेस्ट पे है
तो जीरो। अगर मूव बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो फिर करंट कितनी निगेटिव आई, रेस्ट में करते हैं अगेन जीरो। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। एक मिनट मैं वीडियो चेक कर लूं कि आपकी सारी चीजें आ रही या नहीं, इसके बाद मैं अपने कंक्लूजन पे आता हूं। यस, प्रॉपर्ली वीडियोस प्रॉपर्ली आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फैराडे लॉ पे कंक्लूजन जो है, जो भी कंक्लूजन है इसके वो निकालते हैं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं बेटा कि रिलेटिव मोशन हो रहा था किसके किसके बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में। तो क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है किसके बीच में, बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। क्लियर, मैग्नेट और कॉइल के बीच में कौन सा मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो ध्यान रखना, हमने मैग्नेट को मूव किया था, आप कॉइल को भी मूव करेंगे तो सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। एक्सपेरिमेंट सिर्फ वह नहीं हुआ था, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, दो कॉइल्स का भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन रिजल्ट सब में सेम आया था कि जब हम केवल और केवल मूविंग कंडीशन में, ध्यान से देखिए इसको जरा, मूविंग कंडीशन है तभी इसमें करंट बन रही है, अदरवाइज बाकी सिचुएशन में करंट कैसी है, जीरो। तो फैराडे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकाला। क्या निकाला, उसी को हम एज ए लॉ भी पढ़ेंगे। उन्होंने ये निकाला कि पहला कंसेप्ट, और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं, whenever there is a relative motion between the coil and the magnet। क्लियर, मैंने क्या लिखा, whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, then there is a flux change in the coil, then there is a flux change in the coil। भाई क्या करोगे, जब रिलेटिव मोशन होगा ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज होगा, एंड हेंस an induced EMF is set up in the coil, is set up in the coil। Clear, and when the circuit will complete, and when the circuit will complete, सर्किट को कंप्लीट कर देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो सर्किट विल कंप्लीट, देन द करंट विल फ्लो थ्रू इट, देन द करंट विल फ्लो थ्रू इट। क्लियर, पास समझ में आई। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, भाई वही तो किया, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन, then there is a flux change in the coil, तो फ्लक्स कॉइल में चेंज, कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, and hence an induced EMF is set up in the coil, and when the circuit will complete, then the current will flow through it। तो करंट क्या होगी, उसमें फ्लो होगी। Are you getting my point? So this is the first law of EMI। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं न्यूमैन्स लॉ। क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल बी डिफाइंड एज न्यूमैन्स लॉ। क्लियर।
अब बात आती है बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, इसके बाद मैं फर्दर सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करता हूं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर. सो नाउ कम टू द second law. Clear? And we will understand what is second law of EMI. That is second law EMI. Second law of EMI क्या कहता है बेटा? Second law of EMI कहता है कि the rate of change of magnetic flux, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के. मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज directly proportional to the value of induced EMF. Induced EMF set up in the coil. तो जो कॉइल में EMF सेटअप होती है वो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के. इट मींस हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. और ये केवल सिंगल टर्म के लिए. अगर इसी को मैं लिखूं तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और इसके साथ साथ यहाँ पे आप n लगा सकते हो. तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब कॉइल में n टर्म है. एक सिंगल टर्म के लिए डी फाई बाई डी टी, n टर्म के लिए माइनस एन डी फाई बाई डी टी. अब इस E को R से डिवाइड कर दो, इंड्यूस करंट निकल आएगी. बाई E को R से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा? यस, इंड्यूस करंट निकल आएगा क्योंकि I इज इक्वल टू E बाई R होता है. इतनी बात समझ में आ गई. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो ऑलवेज ऑब्वियसली भाई यहाँ पे माइनस साइन सिंपली डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. अगर हम इसका मॉड ले लें बेटा, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है. अगर हम इसका मॉड ले लें तो ये चीज अपने आप क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. ठीक, मॉड लेने से चीजें प्लस में आ जाती हैं. तो वो केवल डायरेक्शन को बताता है. मतलब है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होती है वो जस्ट फ्लक्स चेंज के जस्ट अपोजिट होती है. इतनी बात समझ में आ गई. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेकंड लॉ ऑफ EMI. Is there any confusion? So let's discuss another part. भाई ये फैराडे का जो लॉ था ना बेटा, उसको हमने EMI क्यों कहा? ध्यान से सुनिएगा. भाई हमने क्या किया था? एक कॉइल लिया था, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाया, एक मैग्नेट लिया, फ्लक्स को चेंज किया. ध्यान से सुनिएगा, फ्लक्स को चेंज किया. क्या इस मैग्नेट को मैंने इस कॉइल से टच कराया? नहीं कराया. इसका मतलब वो प्रोसेस इंडक्शन हो गया. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जब कोई चीज किसी से टच नहीं हो उसके बावजूद उसमें जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, देन दैट विल बी कॉल्ड इंडक्शन. सिंपली किसको मूव कर रहे हैं? मैग्नेट को मूव कर रहे हैं. मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो मैग्नेट यहाँ पे वर्ड क्या है? ये मैग्नेट. फिर इलेक्ट्रोमीन्स इलेक्ट्रॉन. तो मैग्नेट के मूव करने से बेटा इसमें क्या बन गया? करंट. और करंट किसके फ्लो होने से होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से. इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स डिस्कस लेंज लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लेंज लॉ. ठीक है, डिस्कस करते हैं. आगे मैं देख लूं क्योंकि ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली कभी कभी ऐसा होता है वीडियोस आपकी नहीं आती, मैं वीडियोस देख लूं प्रॉपर आ रहा है कि नहीं. यस डेफिनेटली. देखिए बार बार देखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लेंदी है, तो कभी कभी एक्चुअली मेमोरी फुल हो जाती है जिसकी वजह से कभी कोई मतलब पढ़ाते गए पता लगा रिकॉर्ड करते गए उधर वीडियो आपका नहीं बन पाया, तो फिर जो एफर्ट होता है वो बेकार हो जाता है. सबसे पहले बात करते हैं लेंज लॉ क्या होता है. तो समझिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. लेंज लॉ क्या होता है? पहली चीज तो लेंज लॉ
आपका एक ऐसा लॉ है जो हमको बताएगा कि अगर कोई भी मैग्नेट मूव करेगा तो किसी भी लूप में करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, किस तरह से फ्लो होगा उसमें करंट, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो जब हमने क्या किया, जब हमने इस मैग्नेट को मूव कराया तो इसमें क्या बन गया, एक करंट बन गई, इंड्यूस करंट। तो वो इंड्यूस करंट क्यों बनी, इस मैग्नेट के मोशन की वजह से। अगर ये मैग्नेट मूव नहीं करता तो क्या होता, कोई भी करंट उसमें नहीं बनती। तो लेंज लॉ कहता है कि जो ये इंड्यूस करंट बनती है वो ऑलवेज उसी काज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो जनरेट होती है। तो भाई इसमें जो इंड्यूस करंट बनी थी, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई वो किसकी वजह से हुई, तो आंसर आया मोशन ऑफ द मैग्नेट की वजह से आया। भाई अगर मैग्नेट का मोशन नहीं हुआ होता, मतलब मैग्नेट मूव नहीं किया होता, तो क्या इसमें कोई भी ईएमएफ, कोई भी करंट इसमें क्या होती, लिंक होती, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस होता, नहीं होता ना। क्या बताया मैंने, रेस्ट पे था तो जीरो था, रेस्ट पे था तो करंट की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। तो सिंपली लेंज लॉ स्टेट करता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट दैट cause through which it generates। मैं लिखता हूं इस चीज को, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ it always opposes that cause। it means it in the sense आप इसको लिख सकते हैं according to this law and induced clear EMF always opposes that cause through which it generates। क्लियर, मतलब है बेटा कि इंड्यूस जो करंट होती है वो केवल और केवल उसी वजह से डेवलप होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जनरेट हुई होती है। तो किसका अपोज करेगी भाई, मोशन ऑफ द मैग्नेट का अपोज करेगी डेफिनेटली। और मोशन ऑफ द मैग्नेट का अपोज क्यों करती है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जब आपने, ध्यान से देखिएगा इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। जब आपने कॉइल लिया, जब आपने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर की नीडल लगाई, तो आपने मैग्नेट को मूव किया, तो मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल जब इसके साथ लिंक होकर फ्लक्स बनाएगा तो वो कौन सा यहाँ पे जो है पोल बना रहा था, आपको भी पता था, नॉर्थ पोल बना रहा था। कौन सा पोल बना रहा था, नॉर्थ पोल। भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल। एक बात बताओ, नॉर्थ पोल यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि नॉर्थ पोल इसके पास आए। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, कहता है भैया ऐसा है, दूर चले जाओ। इट मींस दिस पोल जनरेट्स ओनली व्हेन नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल। अगर वो आ रहा है तो ये खुद क्या करता है, अपने अंदर नॉर्थ पोल को जनरेट कर लेता है और नॉर्थ पोल को रिपेल करते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो लेंज लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो ऑलवेज उसी काज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो जनरेट होती है। क्लियर हो, मतलब अगर आप उल्टा इसका, अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूं तो ये साउथ है, सॉरी ये नॉर्थ है, तो ये यहां पे क्या बनाना चाहेगा, साउथ। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साउथ को खींच के रखता है, तो इसलिए ये करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करा दे। बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई जो फैराडे ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फैराडे के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसी को लेंज ने क्या किया, मॉडिफाइड किया और उसको थिंक किया कि एक्चुअली ऐसा कुछ है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जो है कोई ना कोई एक ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से वो उसका अपोज करता होगा। तो वो रीजन, ठीक है, किसने डिफाइन किया, लेंज लॉ। तो इसीलिए इसको हम लेंज लॉ बोलते हैं। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस लॉ पे बेस्ड है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
इट मीन्स लेंज लॉ टोटली बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कुछ बात समझ में आई? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे डेफिनेटली आप कन्विंस होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, यूनिफॉर्म है, ठीक, और यहां पे क्या किया है, एक ऐसे कोई भी लूप है, क्लोज लूप है, यहां पे वही मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे ये आपका सर्कल है, ये सर्कुलर लूप है, ये लूप कैसा है, सर्कुलर, तो ये सर्कुलर लूप है, और ये कैसा लूप है, ये आपका इरेगुलर शेप का है, कैसा है, इरेगुलर, क्लियर। तो जब कोई शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जब कोई शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है, तो इस केस में हमको बताना है, चलो यहां पे मैं मार्क्स कर देता हूं ए बी सी एंड डी, ठीक, और यहां मैं मार्क कर देता हूं कि इसको मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं इसको यहां से फोर्स लगाता हूं और इधर से मैं फोर्स लगाता हूं और इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं डॉटेड दिखा देता हूं जैसे कि आपको लगे कि ये जो है कन्वर्टेड फिगर है, मतलब आप जब आपने फोर्स लगाया है ऊपर नीचे से, तो यहाँ पे जब आपने फोर्स लगाया है तो ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऊपर फोर्स लगाया और यहाँ भी आपने ऊपर फोर्स लगाया, साइड से लगाया, और इसको कैसा शेप दे दिया है, सर्कुलर शेप दे दिया, कैसा शेप दे दिया, इसको एक सर्कुलर शेप दे दिया, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपसे पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस केस में लेंज लॉ लगा दीजिए। भाई लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसका एरिया बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर जा रही है, ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और कमिंग बाय कमिंग आउटवर्ड कब होगा, जब डॉट होगा, तो डॉट क्या एक्सप्रेस करता है, कमिंग आउटवर्ड, क्रॉस क्या एक्सप्रेस करता है, कमिंग इनवर्ड या गोइंग इनवर्ड, कमिंग नहीं बोलेंगे बल्कि गोइंग इसे बोलेंगे, इट वुड बी बेटर। तो यहां पे क्या होगा, फ्लक्स, अब एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब फ्लक्स ज्यादा होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि वो उस चीज का अपोज करेगी, फ्लक्स का अपोज करेगी। अगर फ्लक्स का अपोज करना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उल्टा फ्लक्स बनाना पड़ेगा। भाई फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है तो फ्लक्स बाहर बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ फ्लक्स, तो ये क्या करेंगी, करंट को एंटी क्लॉकवाइज, फ्लक्स बाहर, इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लियर। अब ये लेंज लॉ यहां पे लग गया, तो यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी बी ए डी सी, क्लियर, ये हो गई। इसके बाद यहां पे आ जाओ, एक बात बताओ, यहां पे बेटा फ्लक्स कम हो रहा है ना, तो अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स मुझे क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब फ्लक्स मुझे अंदर ज्यादा चाहिए, डेफिनेटली जब इसको हम क्या करेंगे, एरिया कम करेंगे, तो डेफिनेटली फ्लक्स क्या होगा, यहां पे कम हो जाएगा। अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए कि फ्लक्स इंक्रीज कर देना। तो सीधी सी बात है कि इनवर्ट फ्लक्स इंक्रीज कर दीजिए, करंट कैसी फ्लो होगी, डेफिनेटली ऑब्वियसली क्लॉकवाइज। सो दैट्स व्हाई इस रीजन में करंट ऐसी फ्लो होगी, ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज, तो इसका नामनक्लेचर दे दो ए बी सी डी, तो यहां पे करंट कैसी, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग हमारी करंट फ्लो होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो आई थिंक कि आपको ये जो फर्स्ट लेक्चर है डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस लेक्चर को अगर लाइक करते हैं और आप इसे शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी आपको लगे कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो शेयर भी कर दीजिए, किसी को हो सकता है और अनदर स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट मिले डेफिनेटली। और इसके बाद मैं जो भी लेक्चर लाऊंगा आपको वो इवन टोटली इसी चैप्टर पे बेस्ड होगा। सो टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।